दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, मतलब इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में फाइनल अकाउंट्स भी कहते हैं। दोस्तों फाइनल अकाउंट्स के अंदर तीन चीज़ें बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट है इसलिए दोस्तों उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड होना ज़रूरी है। यहाँ पे हेडिंग भी बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, हमें ये ध्यान में रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो किसी एक साल के एंड तक के ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वहाँ पे हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं फॉर द ईयर एंडिंग। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ दीपक फॉर द ईयर एंडिंग, ऐसे हम लिखेंगे for the year ending on 31/3/50। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि यहाँ पे हमें एडजस्टेड परचेज दिए हैं। दोस्तों जब भी वर्ड इस्तेमाल किया हो एडजस्टेड परचेज, इसका मतलब वो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक करके दिया हुआ है, तो आपको अलग से ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक बताने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन में जो एडजस्टेड परचेज दिया है वो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है दोस्तों, अमाउंट है उसका 8 लाख रुपए। अब दोस्तों नीचे देखो एडजस्टमेंट्स क्वेश्चन में दिए हैं और एडजस्टमेंट के हिसाब से देखो, goods of 12,000 lost due to theft, goods of 15,000 distributed as sample, goods of 16,000 burned by fire and goods of 1,500 given as charity। तो दोस्तों जो भी एडजस्टमेंट दिए होते हैं उसकी दो इफेक्ट होती है, और इसमें यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये जो हमारा खरीदा हुआ स्टॉक है, खरीदा हुआ जो अपना मुद्दा माल है, उसमें से दोस्तों 12,000 जा रहे हैं थेफ्ट के नाम पे, 15,000 का आपने सैंपल दे दिया है, 16,000 के गुड्स जल गए हैं और दोस्तों 1,500 का आपने दान दे दिया है, राइट। तो ये जो है मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगा, आप अच्छी तरीके से लिखना, थेफ्ट, सैंपल, फायर और चैरिटी। तो इतने के गुड्स चले गए। तो अपने पास गुड्स पड़े कितने के हैं? अपने पास गुड्स पड़े हैं 7,55,500 के। फिर दोस्तों जो बिजनेस में खर्चे होते हैं, अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दोस्तों अगर मोटी तौर पे देखें तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, ऐसी ही चीज़ें आती हैं, और यहाँ पे सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक मोटे तौर पे, इनसे अलावा कोई चीज़ें आती नहीं है। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन में इनमें से क्या क्या दिख रहा है, वेजेस अवेलेबल है, हाँ है, कैरेज इनवर्ड अवेलेबल है, हाँ है। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया टू वेजेस जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ ही है 60,000, और दोस्तों कैरेज इनवर्ड भी आपको दिया हुआ है, वो भी आपको दिया हुआ है 60,000, राइट। तो ये दोस्तों दो एक्सपेंसेस हमने लिख लिए, खरीदा हुआ है इतनी मजदूरी और इतना भाड़ा आपका लगा हुआ है। अब इतना खर्चा हुआ, इसको बेचा कितने में है? तो बच्चों यहाँ पे सेल्स हमने किया हुआ है 12,91,000 का, पर सेल्स रिटर्न भी देखो क्वेश्चन में दिख रहा है, सेल्स क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ होता है एंड गुड्स रिटर्न डेबिट। ध्यान से देखो, गुड्स रिटर्न हुए हैं और अगर डेबिट साइड पे अमाउंट है मतलब कि वो सेल्स रिटर्न है, ठीक। तो बच्चों वो सेल्स रिटर्न हुआ है आपका 50,000 का, तो इसका मतलब ये अमाउंट जो है वो 12,41,000 है। तो 12,41,000 की इनकम में से इतना जो हमारा खर्चा हुआ वो निकालेंगे, तो बच्चों हमको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और ये जो निकल के आया इसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, पर उसको बोलेंगे क्या? ग्रॉस प्रॉफिट। तो गलती से इसको P&L मत बोल देना, ये ग्रॉस प्रॉफिट निकला है आपका।
जो कि निकल के आ रहा है 3,65,500। यहाँ पे आप टोटल लिख दोगे, यहाँ पे भी आप टोटल लिख दोगे, जो कि इक्वल होगा। इसको बना देने के बाद दोस्तों सेकंड स्टेप, हर फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन का सेकंड स्टेप आपका होता है, वो आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सेम जैसे ऊपर लिखा था वैसे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दीपक एज फॉर द ईयर ऑनर एज ऑन ईयर, वो आप लिख दोगे, ठीक। फिर यहां पे डेबिट और क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, राइट। अब दोस्तों देखो, अपने पास प्रॉफिट कितना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम जीपी लेके आए हैं, जो कि आया था 3,65,500। उसमें से अब बच्चों सारे खर्चे, एक्सपेंसेस, राइट। देखो तो अगर क्वेश्चन में शुरू से देखेंगे तो डिस्काउंट, यस डिस्काउंट 2 दिए हैं एक। अब बच्चों हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप बुक में देखोगे या फिर कहीं पे गाइड या फिर ऐसा कुछ आप इस्तेमाल करते हो तो इन लोगों ने प्रेजेंटेशन कुछ अलग से शायद किया हुआ हो सकता है, पर दोस्तों अभी क्योंकि आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोग इन क्वेश्चंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही सॉल्व करोगे, मतलब जैसे क्वेश्चन जा रहा है उस तरीके से सॉल्व करोगे, जिससे कि कंफ्यूजन कम होगा। जैसे कैपिटल एंड ड्राइंग्स, उसमें कोई एक्सपेंस इनकम नहीं है। एडजस्टेड परचेज सेल, ये अपना ट्रेडिंग में आ जाता है। गुड्स रिटर्न हमने ट्रेडिंग में ले लिया है। डिस्काउंट दोस्तों 2 डिस्काउंट है, तो जो डेबिट वाला डिस्काउंट है वो आपका खर्चा है, जो कि आपको दिया हुआ है 6,000। और बच्चों जो क्रेडिट वाला डिस्काउंट है वो आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है, जो कि आपकी इनकम है और जो आपको दिया हुआ है 8,000 रुपीज। तो दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, डेबिट वाला एक्सपेंस, क्रेडिट वाला इनकम। फिर दोस्तों आपको बाद में दिया है रेंट, ठीक है, मतलब कि आप बिजनेस चला रहे हो, भाड़ा का खर्चा कर रहे हो, तो बच्चों रेंट आपका दिया हुआ है 7,000 रुपये। उसके बाद बच्चों डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, एक एसेट है एक लायबिलिटी है। कमीशन और वो भी दिया है डेबिट में, मतलब कि ये आपका खर्चा है। कितना है, कमीशन आपको दिया हुआ है 8,000 रुपीज। उसके बाद बच्चों देखो कमीशन के बाद आपको बिल्स दिए हैं। बिल्स में डेबिट वाला बिल्स रिसीवेबल है, क्रेडिट वाला पेएबल है। कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये भी खर्चा नहीं है। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, एसेट्स हैं। वेजेस ट्रेडिंग में आ चुका है। कैरेज इनवर्ट ट्रेडिंग में आ चुका है। फिर दोस्तों आपको दिया है 10% बैंक लोन एंड बैंक लोन इंटरेस्ट। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दो, भले पहले 10% बैंक लोन दिया है और बाद में बैंक लोन इंटरेस्ट दिया है, पर जो अमाउंट है पहला वाला डेबिट वाला वो ब्याज का है एंड क्रेडिट वाला लोन का है। ये बच्चों ध्यान में रखना है आप लोगों को। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले सर पहले लोन दिया है बाद में लोन इंटरेस्ट दिया है, तो 20,000 जो है वो लोन का है और 2 लाख लोन इंटरेस्ट है, कैसे हो सकता है भाई, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे जो 20,000 रुपए डेबिट जो है वो आपका एक्सपेंस है, क्रेडिट मतलब कि पेएबल वो आपका लायबिलिटी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने लिख लिया टू बैंक इंटरेस्ट। कितना है दोस्तों, बैंक इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 20,000 रुपए। उसके बाद बच्चों क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता एंड फिर उसके बाद दिए हैं आपको ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एक्सपेंसेस जो आपको दिए हैं 1,20,000 वो हमने यहां पे लिख लिए। अब दोस्तों अब जो हमने आगे एडजस्टमेंट देखे थे, मैंने आपको पहले भी बोला था एडजस्टमेंट्स जो हैं उनके कितनी एंट्रीज होती हैं, एडजस्टमेंट्स की 2 एंट्रीज होती हैं। अब ये जो एडजस्टमेंट है, पहला थेफ्ट नुकसान, डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल खर्चा, बर्न्ड बाय फायर नुकसान और 1500 गिवन एज चैरिटी। तो दोस्तों ये जो सारे हैं इनको बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये जो सैंपल वाला है उसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करके लिखेंगे, जो कि सैंपल हम देते हैं, क्यों देते हैं, जाहिरात करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, राइट। तो 12,000, 15,000, 16,000 और 1,500 ये टोटल बच्चों आपका खर्चा है जो कि गुड्स रिलेटेड आपने किया था।
तो पहला हम लिखेंगे टू लॉस ड्यू टू थेफ्ट, जो कि दिया है 12,000 रुपये। उसके बाद बच्चों जो डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल है उसको हम एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोलेंगे, जो कि हमने किया है 15,000 रुपये। उसके बाद बच्चों फायर से जल गया है तो टू लॉस ड्यू टू फायर। अब बच्चा लोग जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे एंड आपको एक बार आंसर लाना आ गया, उसके बाद मैं आपको प्रेजेंटेशन पर्पस समझाऊंगा, तो ये जो दोनों लॉस हैं उनको साथ में लिखो तो ज़्यादा सही लगता है। तो लॉस ड्यू टू फायर 16,000। उसके बाद बच्चों गिवन एज चैरिटी, ठीक है, तो उसको आप डोनेशन या फिर चैरिटी एक्सपेंस करके भी लिख सकते हो। तो दोस्तों वो है आपका 1500। अब बच्चों आप क्या करोगे, ये आपकी इनकम साइड है, क्रेडिट साइड, उसमें से डेबिट साइड माइनस करोगे। जो भी आपका रिजल्टेंट आंसर आया पॉजिटिव आया, मतलब कि आपका प्रॉफिट है। वो कौन सा प्रॉफिट, तो बच्चों उसको नेट प्रॉफिट कहा जाएगा। अब दोस्तों आप लोग जानते हो कि भाई जो अपना नेट प्रॉफिट होता है, राइट, वो हम किस में ऐड करते हैं, कैपिटल में। दोस्तों अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम पे हम लोगों ने देखा था कि अपना जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल में जोड़ा जाता है। वो हम इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस का करते थे। और बच्चों ये फाइनल अकाउंट में क्या हो गया, हम ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना के कंबाइन प्रॉफिट निकाल देते हैं और वो प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ देते हैं। तो मतलब कि घुमा फिरा के काम तो हम वही कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों हम कैपिटल में भेज देंगे ये जो अपना प्रॉफिट आया, जिसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, इसको चोखो नफो भी बोला जाता है, राइट। ये दोनों साइड हम टोटल करेंगे जो कि इक्वल होगा। अब बच्चों बहुत आसान, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के नाम पे तो बच्चों को डरा दिया होता है, पर बच्चों थोड़ा अगर आपने कंसंट्रेशन किया तो आपकी हर बैलेंस शीट जो है वो टैली होगी। देखो दोस्तों अब हम बनाते हैं क्वेश्चन 6 की बैलेंस शीट, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट दोस्तों वो एज ऑन डेट होता है। आगे की दोनों चीज जो थी वो फॉर द ईयर एंडिंग थी, मतलब कि वो पूरे साल के दरमियान की बात करते थे, या ड्यूरिंग द ईयर ऐसा भी आप लिख सकते हो। पर बैलेंस शीट जो होती है, बैलेंस शीट हमेशा किसी एक बिजनेस की किसी एक तारीख को पोजीशन बताती है, इसलिए उसको एज ऑन लिखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर या फिर फॉर द ईयर एंडिंग शब्द इस्तेमाल नहीं करते। तो 31/3/15 को क्या कंडीशन थी, तो ये हमने लिख लिया लायबिलिटीज, और अमाउंट ये हमने लिख लिया एसेट्स एंड अमाउंट। अब बच्चों देखो गलती से भी यहां पे डेबिट और क्रेडिट लिखना नहीं, क्योंकि ये कोई अकाउंट नहीं बनाया पर ये स्टेटमेंट बनाया हुआ है बेटा, ओके। तो यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों देखो बिजनेस में कैपिटल आपको दिया है कि भाई ओनर ने कैपिटल लगाया हुआ है। देखो बच्चों कैपिटल शुरुआत में दो चीजें दी हैं, 18,000 डेबिट, 3 लाख क्रेडिट। ये तो जो ओपनिंग कैपिटल जो है वो है आपका 3 लाख, उसमें से आपका विड्रॉल है 18,000 रुपये, मतलब कि ड्राइंग्स किया हुआ है आपने, घर पे वापस ले गए हैं, और आपने इस साल जो कमाया है वो इसमें जोड़ देना है, जो कि है 1,68,000। तो ये जो नेट अमाउंट है ये आप यहाँ पे आउटर कॉलम में अमाउंट कॉलम में लिखोगे, जो कि आएगा 4,50,000 रुपये। फिर दोस्तों क्वेश्चन में देखो क्रेडिट साइड की जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स आपको दिख रही हैं वो सारी आपके लायबिलिटी साइड में लगभग आती है। क्रेडिट साइड की दूसरी चीज़ है सेल्स, जो कि ट्रेडिंग में आ गया, डिस्काउंट आ गया, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो ये जो क्रेडिटर्स दिख रहा है, ये क्रेडिटर्स मतलब कि वो लोग जिनसे हमने उधारी पे खरीदा है एंड उनको पैसा देने का है, तो ये क्रेडिटर्स इस तरफ आ गए। उसके बाद दोस्तों क्रेडिटर्स के बाद देखो बड़ा एक और अमाउंट है 30,000 रुपये। वो क्या है आपके बिल्स पेबल, वो है बेटा आपकी लायबिलिटी,
ये ट्रिक है हाँ बेटा, क्रेडिट साइड के अमाउंट देखने के डायरेक्ट जब लायबिलिटी साइड का हम बनाते हैं तब उसमें क्रेडिट साइड पे दो चीज़ें होती हैं, इनकम और लायबिलिटीज़। इनकम जो हमने कंसिडर कर दी है उनको फिर से नहीं लेना, एंड डायरेक्ट जो रिमेनिंग लायबिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे लिख देनी है। बिल्स पेबल और उसके बाद सीधा देखो दिख रहा है बैंक लोन। बैंक लोन का अमाउंट है 2 लाख। तो दोस्तों 4.5 और 2 6.5, 6.5 एंड 90, 7 40, 7 40 एंड 30, 7,70,000 रुपये ये आपका बैलेंस शीट टोटल एक साइड का तो आ गया। अब बच्चों एसेट, तो डेबिट साइड पे जो खर्चों के अलावा के फिगर्स हैं और जो बड़े हैं, तो देखो ड्राइंग्स नहीं आएगा, फिर परचेज नहीं आएगा, गुड्स रिटर्न नहीं आएगा, डिस्काउंट नहीं, रेंट नहीं, पर डेटर्स। तो डेटर्स कौन है? डेटर्स बेटा वो लोग हैं जिनसे आपको पैसे वसूलने के हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं, बाकी इनको नीचे लिखा जाता है। डेटर्स हैं आपके 1,10,000। फिर दोस्तों बिल्स, उसमें भी जो बिल्स रिसीवेबल हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं आपके कितना है अमाउंट? 20,000 रुपये। फिर दोस्तों आपको बिल के बाद दिया है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस है आपका 20,000, बैंक बैलेंस है 90,000, 20,000 और 90,000। उसके बाद बच्चों फर्नीचर, ये भी आपका बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, तीनों बेटा आपके एसेट हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक आपके पास रहते हैं। बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीन, और कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है। बिल्डिंग का अमाउंट बच्चों देखो, बिल्डिंग का अमाउंट है 1.5 लाख रुपए। मशीन का अमाउंट है आपका, सॉरी फर्नीचर आया है, फर्नीचर का है आपका 40,000 और मशीन का है आपका 3 लाख। उसके बाद बच्चों वेज, कैरेज, इनवर्ड, बैंक, क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों ये हमेशा याद रखना है, क्लोजिंग स्टॉक कि वो स्टॉक जो साल के एंड में आपके पास पड़ा है। तो बच्चों ये जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका एसेट है, आपका उस पे हक है जो कि दिया हुआ है 40,000। अब दोस्तों टेक फ्यू मिनट्स और इसका टोटल करो। दोस्तों अगर आपने टोटल कर दिया है तो आपका टोटल आना चाहिए यहाँ पे 7,70,000। तो दोस्तों ये था आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरुआत में मैं आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाद में हमें इसके प्रेजेंटेशन को देखना है। जैसे कि दोस्तों थोड़ा हिंट दे देता हूँ, बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीन जो है ये ऊपर की तरफ आते हैं, और ये जो करंट एसेट्स हैं, जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, डेटर्स, बिल, रिसीवेबल, कैश, बैंक और क्लोजिंग स्टॉक, ये नीचे की तरफ आते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझ जाओगे कि आपको इनको किस तरीके से लिखना है।